धुंध से ढके पहाड़ी कस्बे देवगढ़ में अक्टूबर की ठंडी शामें कुछ अलग ही सिहरन देती थीं। शाम होते होते पूरा कस्बा जैसे किसी अनकही चेतावनी को मानकर घरों में बंद हो जाता था। दुकानें जल्दी बंद हो जाती, गलियां सूनी हो जाती और दूर से किसी पहाड़ी पक्षी की करुण आवाज सुनाई देती, जो इस सन्नाटे को और गहरा बना देती थी। कहा जाता था, पहाड़ी के उस पार जहां देवगढ़ खत्म होता है और जंगल शुरू होता है, वहां एक पुरानी हवेली है, मेहरा हवेली। कस्बे के लोग आज भी वहां जाने से डरते थे। वे कहते थे, उस हवेली में रातें कभी खत्म नहीं होती, बस एक लंबी दहशत चलती रहती है। आरव मेहरा 30 वर्ष का एक स्वतंत्र पत्रकार दिल्ली से देवगढ़ पहुंचा था। उसके पास एक फाइल थी जिसमें पिछले 6 महीनों में हुए 3 रहस्यमयी गुमशुदगी के मामले दर्ज थे। तीनों केसों की आखिरी लोकेशन एक ही थी, मेहरा हवेली के पास का पुराना जंगल। देवगढ़ पहुंचने पर बस स्टैंड पर एक बूढ़ा आदमी चाय की दुकान चला रहा था। आरव ने चाय ली और कैजुअली पूछा, बाबा, यहां कोई मेहरा हवेली है क्या? बूढ़ा अचानक चुप हो गया। कुछ पल तक उसकी आंखें आरव के चेहरे पर जमी रहीं, जैसे उसने कोई वर्जित नाम सुन लिया हो। बेटा, उस तरफ मत जाना, सूरज ढले वहां हवा भी नहीं जाती, बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा। आरव मुस्कुराया, मैं पत्रकार हूं, सुना है वहां कुछ गुमशुदगी हुई है। बूढ़े ने कांपते हाथों से कप नीचे रखा। हवेली में जो गया वो लौट कर नहीं आया, अब तुम जो चाहो करो। रात को जब आरव स्थानीय लॉज होटल शांतिधाम में रुका तो बाहर ठंडी हवा में देवदार के पेड़ झूम रहे थे। खिड़की के बाहर दूर कहीं धुंध में उसे एक अंधेरा साया दिखा, जैसे कोई इंसान पहाड़ी के मोड़ पर खड़ा हो। वह निश्चल था, पर ऐसा लगा जैसे उसकी नजरें आरव पर टिकी हों। उसने खिड़की बंद कर दी। शायद यह उसका वहम था। अगली सुबह वह कस्बे की पुरानी लाइब्रेरी गया, राजकीय संग्रहालय व पाठशाला। वहां उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। 1984 की अखबार की कतरन में एक हेडलाइन थी, मेहरा परिवार की रहस्यमयी मौत हवेली में लगी आग में 5 लोग झुलसे, 1 लापता। नीचे तस्वीर में हवेली आधी जली हुई थी। नोट में लिखा था कि परिवार की सबसे छोटी बेटी रिया मेहरा उस आग के बाद कभी नहीं मिली। आरव ने नोटबुक में लिखा, रिया मेहरा लापता या जीवित। दोपहर को जब वह हवेली के रास्ते पर पहुंचा तो सड़क कच्ची और वीरान थी। चारों ओर ऊंचे चीड़ के पेड़ थे। रास्ते के किनारे एक छोटा मंदिर पड़ा था। शिवलिंग पर राख जमी थी, मानो वर्षों से किसी ने पूजा न की हो। मंदिर के बाहर एक औरत फूल बेच रही थी। उसने आरव को देखा और कहा, बाबू, हवेली जा रहे हो, फूल ले लो, वहां जाने से पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है। आरव ने मुस्कुराकर फूल ले लिए। औरत ने फुसफुसाया, अगर वहां किसी लड़की की हंसी सुनो, पीछे मत मुड़ना। हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही वातावरण बदल गया, जैसे हवा भारी हो गई हो। दरवाजा जंग लगा था, पर आधा खुला हुआ। अंदर एक सर्द नमी थी। दीवारों पर फफूंद, जालों से भरे झूमर और फर्श पर टूटे शीशे। आरव ने कैमरा निकाला, कुछ तस्वीरें ली। तभी उसे ऊपर की मंजिल से धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाकर ऊपर देखा। सीढ़ियों के मोड़ पर किसी के सफेद कपड़े की झलक मिली, जैसे कोई लड़की पल भर को झुकी और फिर गायब हो गई। हेलो, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। दाएं हाथ की तरफ एक कमरा था, दरवाजा आधा टूटा हुआ। कमरे में पुरानी पेंटिंग्स, एक टूटी मेज और कोने में एक आयरन ट्रंक रखा था। उसने ट्रंक खोला। अंदर पुरानी तस्वीरें, एक डायरी और कुछ खत थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, रिया मेहरा 1984। आरव की सांसें थम गईं। उसने पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। मां कहती हैं, हवेली में कोई रहता है जो हमें देखता है, लेकिन जब मैं आईने में देखती हूं तो मुझे 2 परछाइयां दिखती हैं, एक मेरी और एक जो मुस्कुरा रही होती है। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने डायरी को बैग में रखा और नीचे जाने लगा, लेकिन तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कौन है वहां?
टॉर्च की रोशनी में दीवार पर परछाई लहराई। लेकिन उस वक्त वह कमरे में अकेला था। किसी तरह उसने दरवाजा खोला और बाहर निकला। बाहर का माहौल और ठंडा हो गया था। हवेली के पिछवाड़े उसने किसी को देखा। एक लड़की सफेद दुपट्टा उड़ता हुआ झील के किनारे खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हेलो, मैं आरव हूं, पत्रकार। क्या आप? लड़की पलटी। उसकी आंखें अजीब गहराई वाली थी। उसने बस इतना कहा, यहां कोई सवाल मत पूछो। आप रिया हैं? वह मुस्कुराई। शायद वो जो रिया बन गई और बिना कोई आवाज किए धुंध में खो गई। आरव कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। झील का पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे उसमें कोई जीवन न हो। जब उसने पानी में झांका तो उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि किसी और का चेहरा। वही लड़की जो अभी गायब हुई थी, पानी के भीतर उसे घूर रही थी। घबराकर वह पीछे हटा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा। सामने डॉ. नरेश वर्मा थे। आप यहां क्या कर रहे हैं, मिस्टर आरव? डॉक्टर ने पूछा। आरव ने झट से संयम संभाला। मैं कुछ पुराने केस की जांच कर रहा हूं। आप? डॉ. वर्मा ने धीमी हंसी हंसी। आपको नहीं लगता ये जगह बहुत पुरानी है? कुछ चीजें जो मर चुकी हैं, उन्हें जिंदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आरव ने डायरी छुपा ली। आप उस आग के बारे में जानते हैं? डॉक्टर ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, हवेली में जो हुआ वो खत्म नहीं हुआ, वो बस सो गया है। कहकर वह चला गया। उस रात होटल लौटते वक्त आरव को ऐसा लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है। वह हर मोड़ पर मुड़कर देखता, लेकिन सड़क खाली होती। जब वह कमरे में पहुंचा तो दरवाजा बंद करने से पहले उसने आईने में झांका और कुछ सेकंड के लिए उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। लेकिन जब उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। कमरे की बत्ती टिमटिमा रही थी। उसने कैमरा निकाला और हवेली की तस्वीरें देखने लगा। चौथी फोटो पर उसका दिल थम गया। वह फोटो खाली कमरे की थी, लेकिन बैकग्राउंड में आईने में एक लड़की दिखाई दे रही थी, सफेद दुपट्टा उड़ता हुआ, मुस्कुराती हुई। वही झील वाली। रात के 2 बजे आरव को नींद नहीं आ रही थी। कमरे के बाहर कुछ कदमों की आहट आई, नंगे पांवों की। वह उठकर दरवाजे के पास गया। कौन है? कोई जवाब नहीं।